चलिए हम न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। डेट इट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? इट इज ये एक कंपल्सरी पेमेंट है। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट that can be done by the citizen of the country to its government according to some provisions or law। टैक्स का एक ऐसा पेमेंट, एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट जो हर सिटीजन अपनी गवर्नमेंट को करता है अकॉर्डिंग टू सम लॉ और प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है ना? तो वो पेमेंट आपका क्या कहलाएगा? टैक्स कहलाएगा। कि एक ऐसा पेमेंट जो हर सिटीजन को अपनी गवर्नमेंट को करना है, बट वो पेमेंट कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू सम लॉ और अकॉर्डिंग टू सम प्रोविजंस ऑफ द लॉ। नाउ इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वन इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। Second is your indirect tax. Now what is direct tax? Direct tax क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट ने जिस पर्सन पे लगाया है उसी पर्सन की लायबिलिटी है उसको पे करने की। वो उस टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, तो वो आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल से मेरे को सैलरी रिसीव होती है, तो ये जो सैलरी मैं अर्न कर रहा हूँ उस पर मेरे को टैक्स पे करना होता है। तो ये टैक्स गवर्नमेंट ने क्या करा? सैलरी इनकम पे टैक्स लगाया। तो सैलरी मैं अर्न कर रहा हूँ, यानी मेरे को अगर सैलरी रिसीव हो रही है यानी मेरे को टैक्स पे करना है। तो ये टैक्स मैं ही पे करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये टैक्स किसी और से कलेक्ट करके फिर मैं गवर्नमेंट को पे करूँ। ये टैक्स गवर्नमेंट ने मेरे पे लगाया, तो ये टैक्स मेरे को ही गवर्नमेंट को पे करना है। मैं इसका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता। मैं किसी दूसरे पर्सन से ये टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करा सकता। तो ये मेरा क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? एक ऐसा टैक्स जो जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसी पर्सन को वो टैक्स पे करना होता है। जैसे लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट जिस भी पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगाती है उसी पर्सन को ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। वो इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, मतलब किसी और से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को ये डिपॉजिट नहीं करा सकता। डायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे टैक्स है, ये एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट ने जिस पर्सन पे लगाया वो पर्सन उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देता है और सामने वाले पर्सन से वो टैक्स कलेक्ट करके फिर वो गवर्नमेंट को क्या करता है? डिपॉजिट कराता है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऐसा टैक्स आपका कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे गवर्नमेंट ने मेरे पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, कोई गवर्नमेंट मेरे पे क्या कर रही है? किसी तरह का कोई भी एक इनडायरेक्ट टैक्स अगर मेरे पे लगा रही है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स मैं किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को मैं डिपॉजिट कराऊंगा, यानी मैं उसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे क्या करूंगा? शिफ्ट कर सकता हूं। तो वो मेरा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके ऊपर ये इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। बिफोर 1 जुलाई 2017, there are 64 types of indirect tax in our country। इसमें से कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के होते थे और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे। तो बिफोर दिस 1 जुलाई 2017 in our country there are 64 types of indirect taxes। तो बिजनेसमैन पे 64 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होते थे और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे। तो इससे आपकी जो बिजनेसमैनों को बहुत प्रॉब्लम होती थी बिजनेस करने में, कि वो अपना बिजनेस जो काम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें या ये जो टैक्स सिस्टम है इसको फॉलो करें, ये काम करें टैक्सेशन का। तो ये सिचुएशन नहीं सही थी बिजनेसमैन के लिए। तो इसलिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा कि जब हमारी एक कंट्री है तो टैक्स भी एक होना चाहिए।
यानी वो पॉलिसी लेके आया वन नेशन वन टैक्स। इस विजन के साथ गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया कि जब एक नेशन है तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स। तो 1 जुलाई 2017 के बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 1 जुलाई 2017 को जब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये जितने भी सारे 64 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इसमें से ऑलमोस्ट सारे टैक्स क्या हुआ, एबॉलिश कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। अब हमारी कंट्री में आफ्टर 1 जुलाई 2017 अब हमारी कंट्री में केवल देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन आवर कंट्री। अब हमारी कंट्री में केवल 3 ही तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। उसमें एक तो है आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है उस पे ये कस्टम ड्यूटी लगती है, उस पे ये टैक्स लगता है कस्टम ड्यूटी के नाम का। इसी तरीके से वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये 2 चीजों पे लगता है अभी हमारी कंट्री में। एक तो पेट्रोल, पेट्रोल के ऊपर अभी क्या लगता है, वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। और एक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और जो अल्कोहल होती है, जो आपकी अल्कोहल है उसके ऊपर, इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। और इसके सिवा बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर क्या लगता है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, that is GST, that is GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी अपन अब इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में भी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, GST के बारे में पढ़ रहे हैं। ये अपन ये नहीं पढ़ना, हमें इनकम टैक्स नहीं पढ़ना, कस्टम नहीं पढ़ना और वैट भी नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स में केवल इस टैक्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज GST। तो समझ में आ गया GST क्या है, मतलब ये क्यों आज लेके आया गया GST को, क्योंकि बिफोर 1 जुलाई 2017 हमारी कंट्री का जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। बहुत सारे तरीके के, बहुत वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, 64 वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होते थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे। तो आफ्टर 1 जुलाई 2017 ऑल दीज टैक्सेस आर अबॉलिश, इन सबको हटाया गया। और अब हमारी कंट्री में केवल 3 ही तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स हैं। एक तो कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है, एक वैल्यू एडेड टैक्स जो पेट्रोल और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे लगता है, और एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज GST। तो अभी अपन अब आगे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज GST। अब सबसे पहले तो बात आता है गवर्नमेंट किस पर्सन के ऊपर GST लगाती है, किसके ऊपर ये GST लगता है, किससे ये गवर्नमेंट ये GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करती है। सुनना बहुत ध्यान से, ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करता है, सप्लाई करता है, उन सारे पर्सन्स के ऊपर हमारी कंट्री में ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, लगाया जाता है, गवर्नमेंट लगाती है। कि कोई भी पर्सन अगर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर कोई सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, GST लगेगा। तो वर्ड इंपॉर्टेंट है सप्लाई, कि कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विसेज की सप्लाई करेगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाएगी, GST लगाएगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाएगी। ठीक है ना। और ये कब से एप्लीकेबल हुआ है, ये एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर ये क्या होता है, GST लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है। बस 8 एक्सेप्शंस हैं, 8 चीजें हैं जिनके ऊपर GST नहीं लगता। आपको मतलब अभी आपको बता रहा हूं कि ये भी सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, लेकिन इनके ऊपर GST नहीं लगता। 8 चीजों को एग्जेम्प्ट कर रखा है। क्या है वो 8 चीजें? एक तो आप अपने, आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं,
तो उनको जो आप वेजेस एंड सैलरी दे रहे हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना। यानी मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो स्कूल में मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और इसके बदले में स्कूल मेरे को सैलरी दे रहा है, यानी मैं सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरे पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो जो पेमेंट होता है वेजेस एंड सैलरी का, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जो भी पर्सन ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक तरीके से अपनी सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूँ ना स्कूल में, लेकिन इसके बदले में मेरे को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो मेरे पे जीएसटी नहीं लगेगा। फैक्ट्री में एक वर्कर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता है, उसके बदले में उसको वेजेस मिलती हैं। तो फैक्ट्री का वर्कर जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में अगर उसको वेजेस रिसीव हो रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आपकी जो फॉरेन या गवर्नमेंट एम्बेसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट एम्बेसीज होती हैं, उनको अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके की कोई भी अगर सर्विसेज सप्लाई करेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तीसरा, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है, हमारे राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। हमारे यहाँ पे तो आरएससी भी करता है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बाकी दिल्ली वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज टाटा वगैरह क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। तो टाटा कंपनी दिल्ली में अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, यानी एक तरीके से वो सर्विसेज सप्लाई कर रही है, उसके बदले में जो भी क्लाइंट्स हैं उनको पैसे दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। एजुकेशनल सर्विसेज, आपको स्कूल से एजुकेशन मिल रही है, मतलब स्कूल आपको सर्विस दे रहा है, तो इसके बदले में आप स्कूल को फीस दे रहे हो, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना। एक तरीके से हम भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, स्कूल आपको सर्विस दे रहा है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। तो जितने भी एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। हेल्थ सर्विसेज मतलब आपके हॉस्पिटल्स हो गए, तो हॉस्पिटल भी तो एक तरीके से अपनी सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे जीएसटी नहीं लगता है। इंटरेस्ट, जो बैंक से आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो या जो बैंक को आप इंटरेस्ट पे करते हो, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। तो एक्सेप्ट दिस 8 थिंग्स, इन 8 चीजों को छोड़कर बाकी ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की अगर सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी। क्या लगाएगी, जीएसटी। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये जो जीएसटी का कंसेप्ट है कैसे काम करता है। ये जो जीएसटी का कंसेप्ट है कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं। एक फार्मर है, एक फ्लोर मिल वाला है, आटे की चक्की वाला, एक आपकी बेकरी है, और लास्ट में आपका कस्टमर है। क्या करा, ये जो आपका फार्मर है इसने वीट का प्रोडक्शन करा, गेहूं उगाया, वीट का प्रोडक्शन करा, और वीट का प्रोडक्शन करके इसने इस वीट को इस फ्लोर मिल वाले को सेल कर दिया, बेच दिया। तो फार्मर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, काय की सप्लाई कर रहा है, वीट की सप्लाई कर रहा है इस आटे की चक्की वाले को, इस फ्लोर मिल वाले को। तो अभी मैंने आपको बताया हमारी कंट्री में अगर कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स की सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। तो फार्मर ने क्या करा, वीट की सप्लाई करी, यानी सेल करा वीट को, किसको, फ्लोर मिल वाले को। कितना, सपोज करो 10,000 रुपीज में फ्लोर आटा गेहूं बेचा, ठीक है ना, यानी गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो यानी उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो फार्मर के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगाया, जीएसटी लगाया। तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो फार्मर क्या करेगा, इसका बर्डन किस पे डाल देगा, फ्लोर मिल वाले से। तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी फार्मर पे लगाया है, फार्मर वो जीएसटी किससे कलेक्ट करेगा, फ्लोर मिल वाले से कलेक्ट करेगा। तो सपोज करो जीएसटी का रेट है 5%, अपन एज्यूम करते हैं 5% है, तो यानी जो फार्मर है वो अगर 10,000 की सेल कर रहा है तो उसके ऊपर वो जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। कितना परसेंट जीएसटी कलेक्ट करेगा, 10,000 का 5%, मैं एज्यूम कर रहा हूं 5% है ना, कितना हो गया 500। यानी वो बेकरी वाले से कितना अमाउंट कलेक्ट करेगा,
10,500. टोटल कलेक्शन, टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट करेगा? 10,500 रुपीज वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। इट मींस ये जो फ्लोर मिल है यानी आटे की चक्की वाला, इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हो गई कितनी? 10,000। 10,000 का वीट प्रोडक्ट परचेज करा तो कॉस्ट प्राइस हो गई 10,000। इस पे इसने जीएसटी पे करा है, कितने का जीएसटी पे करा है? 500 रुपीज का जीएसटी पे करा है। यानी ये टोटल कितना पे कर रहा है? ये टोटल पे कर रहा है कितना? इसने टोटल पेमेंट किया कितना? 10,500 रुपीज का पेमेंट किया। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ? इस फ्लोर मिल वाले ने इस वीट को काय में कन्वर्ट करा? फ्लोर में कन्वर्ट करा, आटा बना दिया इसका। इस गेहूं का क्या बनाया? आटा बना दिया, वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। एंड आटा बना के इसने इस फ्लोर को, आटे को इस बेकरी वाले को बेच दिया। किसको सेल करा? इस बेकरी वाले को क्या करा? सेल कर दिया। कितने में सेल करा? सपोज करो ये इसने सेल करा 20,000 रुपीज में सेल करा। तो अब यहाँ पे फ्लोर मिल वाला क्या सप्लाई कर रहा है? आटा सप्लाई कर रहा है, आटा दे रहा है। फ्लोर मिल क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है आटा। तो आटा इसके लिए गुड्स हो गए, मतलब गुड्स की सप्लाई कर रहा है फ्लोर मिल वाला। और अभी मैंने आपको बताया हमारी कंट्री में अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी गुड्स अगर सप्लाई करेगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगा देगी? जीएसटी। तो ये आटा सप्लाई कर रहा है तो यानी इसके ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। अपन अज्यूम करें वही 5% लगता है। तो जीएसटी कितना कलेक्ट करेगा? ये 20,000 है। 20,000 का 5%, तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 रुपीज होता है। यानी कितना अमाउंट कलेक्ट करेगा बेकरी से? 21,000 टोटल कलेक्शन। टोटल कितना कलेक्शन करेगा ये? टोटल जो ये कलेक्शन करेगा वो कितना करेगा? 21,000 का कलेक्शन करेगा। यानी अब इस बेकरी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? इसने कितने रुपए का आटा परचेज करा? 10,000 रुपीज का। ये जो इसने फ्लोर परचेज करा, आटा खरीदा, इस पे इसने जीएसटी पे करा। कितना जीएसटी पे करा है? 1,000 रुपीज का जीएसटी पे करा है। यानी टोटल अमाउंट पेड कितना अमाउंट पे करा इसने? 11,000 रुपीज का अमाउंट इसने पे करा। ठीक है। अब बेकरी वाले ने काम करा, इस फ्लोर को, इस आटे को ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। काय में कन्वर्ट करा? ब्रेड में कन्वर्ट करा। और ब्रेड में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर को सेल कर दिया। तो सपोज करो कस्टमर को सेल करा, सॉरी ये एक गलत हो गया, इसने इसको 20,000 में सेल किया था ना, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 20,000। इस पर जीएसटी कितना पे करा? 1,000। तो टोटल ये कितना पे कर रहा है? 21,000 पे कर रहा है। यानी बेकरी वाले ने इस फ्लोर मिल वाले को 21,000 रुपीज पे करे हैं। अब क्या हुआ? इसने इस फ्लोर को, आटे को ब्रेड में कन्वर्ट करा और ब्रेड में कन्वर्ट करके कस्टमर को सेल कर दिया। कस्टमर को सेल करा, सपोज करो 40,000 रुपीज में कस्टमर को सेल कर दिया। तो अब ये क्या कर रहा है? बेकरी वाला ब्रेड सप्लाई कर रहा है। तो यानी कोई भी पर्सन अगर गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यानी इसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। यानी ये कितना जीएसटी कलेक्ट करेगा? रेट 5% एज्यूम कर रहे हैं अपन। 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। तो ये 2,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा? टोटल कलेक्शन हो जाएगा 42,000। यानी अल्टीमेटली जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए ब्रेड की कॉस्ट क्या हो गई? कस्टमर के लिए ब्रेड की कॉस्ट हो गई 42,000 रुपीज। कितनी हो गई? 42,000 रुपीज हो गई ब्रेड की कॉस्ट कस्टमर के लिए। बताइए समझ में आई क्या बात? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब सुनो, ये फ्लोर मिल वाले की बात करते हैं। फ्लोर मिल है, इसने फार्मर से वीट परचेस करा, कितना पे करा? 10,500 पे करा। लेकिन मैंने यहां पे देखो, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने क्या लिखा?
कि फ्लोर मिल वाले के लिए कॉस्ट प्राइस वीट की कितनी है 10,000, 500 का उसने जीएसटी पे करा और 10,500 टोटल पे करा है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस 10,000 है, जबकि वो पे तो 10,500 कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 10,000 ही है। सेम चीज यहाँ पे फ्लोर मिल वाले ने वीट को आटे में कन्वर्ट करके बेकरी वाले को सेल करा 20,000 में, प्लस 1,000 का जीएसटी कलेक्ट करके 21,000 लिए बेकरी से। लेकिन मैंने यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है कि बेकरी वाले के लिए आटे की कॉस्ट क्या है 20,000, जीएसटी पे करा 1,000, तो टोटल अमाउंट हो गया 21। तो बात आती है व्हाई दिस जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कि अपन अगर ये बेकरी वाले ने आटा खरीदा तो आटा खरीदते समय अगर ये जीएसटी पे कर रहा है तो व्हाई दिस जीएसटी जो उसने पे करा है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट 20,000 ही है, नॉट 21,000। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो, सबसे पहले फ्लोर मिल वाले की बात करते हैं। इसने कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट करा है? 1,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करा है। तो यानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी लगाया, इसने कस्टमर से 1,000 का जीएसटी कलेक्ट करा, तो यानी इन फ्यूचर इसको गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है? 1,000। तो जीएसटी कलेक्टेड, कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है? 1,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली 1,000 रुपए का जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करा और कस्टमर से कलेक्ट करके अभी ये 1,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। तो जब ये गवर्नमेंट को 1,000 का जीएसटी देने जाएगा तो गवर्नमेंट कहेगी रुको 1 मिनट। बोले क्या हुआ? बोले कोई जीएसटी आपने पे भी करा है क्या किसी को? बोले हाँ करा था, ये फार्मर से मैंने वीट खरीदा था तब ये 500 रुपीज का जीएसटी मैंने पे करा था, मैंने ये 500 का जीएसटी पे करा है मैंने। तो गवर्नमेंट कहेगी बोले वो जो जीएसटी आपने पे करा है ना, जो जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, भली फार्मर को किया है, हमको नहीं किया, फार्मर को किया है आपने, तो हम आपको उसका बेनिफिट देंगे, हम आपको उसका यहाँ पे क्या करेंगे? बेनिफिट देंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? बोले 1,000 का जीएसटी कलेक्ट करा, जीएसटी पे कितना करा? बोले फ्लोर मिल वाला बोला बोले 500 का जीएसटी पे करा। तो बोले इसका बेनिफिट ले लो, यानी आगे आप गवर्नमेंट को कितना दो? ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? ये गवर्नमेंट को 500 रुपीज का जीएसटी क्या करेगा? आगे पे करेगा। सेम चीज बेकरी वाले से बात करते हैं कि बेकरी वाले ने अपने कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट करा? बेकरी वाले ने अपने कस्टमर से 2,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करा है। तो अकॉर्डिंगली कस्टमर से 2,000 का जीएसटी कलेक्ट करा तो गवर्नमेंट को 2,000 का जीएसटी पे करना है, कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को देना है। लेकिन गवर्नमेंट इसको भी बोलेगी, बोले क्या कुछ जीएसटी पे करा है? बोले हाँ पे करा था, जब आटा खरीदा था, ये ब्रेड बनाने के लिए आटा खरीदा था तो उस समय 1,000 का जीएसटी पे करा था। तो गवर्नमेंट कहेगी वो जो जीएसटी पे करा था हम आपको उसका बेनिफिट देंगे, तो ये इसमें से आप जो जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके वो माइनस कर दो, यानी जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है यही जीएसटी अब आपको आगे गवर्नमेंट को देना है। तो कहने का मतलब है कि जो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स, एक बिजनेसमैन जब गुड्स खरीदता है तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, मतलब कोई भी चीज अगर वो परचेज कर रहा है एक बिजनेसमैन, और परचेज करते समय, कोई भी चीज परचेज करते समय अगर उसने कोई जीएसटी का अमाउंट पे करा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर पे करा है, तो जो भी जीएसटी वो पे करेगा उस सारे जीएसटी का उसको बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। कैसे बेनिफिट मिलेगा? ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कलेक्ट तो करा 2,000 रुपए, लेकिन क्योंकि 1,000 रुपए पे कर दिया तो उसका बेनिफिट मिल गया, यानी अब आगे गवर्नमेंट को केवल 1,000 रुपए का ही जीएसटी क्या करना है? पे करना है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे इसको 1,000 का बेनिफिट मिला, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक बिजनेसमैन जो भी जीएसटी पे करेगा, उस जो भी जीएसटी पेड है उस जीएसटी पेड का उसको क्रेडिट मिलेगा, उस जीएसटी पेड का उसको क्या मिलेगा? क्रेडिट। टेक्निकल लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होता है कि एक बिजनेसमैन जो भी जीएसटी आगे पे करता है इन फ्यूचर उसको उसका क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। यानी ये जो जीएसटी ये पे कर रहा है 500, इसने पे करा 1,000, तो इसका तो आगे इन फ्यूचर उसको बेनिफिट मिलने वाला है ना? उसको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसका क्या हो गया? असेट हो गया। बिजनेसमैन के लिए जो जीएसटी इसने पे करा है ये इसका असेट हो गया।
और ये जो कस्टमर से 2000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करा है, तो ये तो कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देना है, तो ये जो जीएसटी कलेक्ट करा है ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी लायबिलिटी हो गई, ये बिजनेसमैन की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो जीएसटी जो पे करते हैं वो तो आपका एसेट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं हुआ ये जीएसटी 1000 रुपए कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 1000 रुपए का जीएसटी इसने पे करा है इसका आगे जाके क्या मिलेगा, इसको बेनिफिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगी, दैट्स व्हाई दिस जीएसटी पेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, इट इज अ असेट फॉर द बिजनेस, क्योंकि इन फ्यूचर इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। बताइए यहां तक की बात समझ में आई क्या, इज इट क्लियर? बोलिए समझ में आ गया यहां तक का? ओके, अब आप मेरे को बात बताइए, जैसे कस्टमर है तो कस्टमर तो ब्रेड ले गया तो खा के खत्म कर देगा उसको, तो कोई मेरे को बताएगा कि जैसे मैंने कस्टमर ने 42,000 में ब्रेड खरीदी, तो 40,000 तो ब्रेड का था और 2,000 उसने जीएसटी पे करा, तो कस्टमर के लिए पूरी की पूरी 42,000 कॉस्ट कैसे हो गई? जैसे बेकरी वाले ने 21,000 पे करे थे, तो मैंने बोला 20,000 की तो कॉस्ट है और 1,000 का जीएसटी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कस्टमर के लिए तो पूरा का पूरा 42,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है। व्हाई दिस, ऐसा क्यों? कस्टमर के केस में बाइफिकेशन क्यों नहीं हुआ कि बोले 40,000 की ब्रेड खरीदी है तो 40,000 ही कॉस्ट होगी, 2,000 जो जीएसटी पे करा है वो कॉस्ट नहीं होगी। कस्टमर के केस में पूरा 42,000 है। ही इज द कंज्यूमर, यस, क्योंकि कस्टमर ने तो ब्रेड खा के खत्म कर दिया, अब कस्टमर आगे इस ब्रेड को किसी को सेल करने वाला नहीं है, तो जब सेल नहीं करेगा तो उसको कोई बेनिफिट थोड़ी मिलेगा इस जीएसटी का जो उसने पे कर दिया। कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इस जीएसटी का, इसलिए कस्टमर के लिए ये जीएसटी क्या है, कॉस्ट है। अगर एक बिजनेसमैन अगर कोई जीएसटी पे कर रहा है लेकिन इन फ्यूचर उस जीएसटी जो उसने पे करा उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला, तो उस बिजनेसमैन के लिए भी वो जो जीएसटी उसने पे करा है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट तब तक ही नहीं मानना है जब तक आपको उसका इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इन फ्यूचर जो जीएसटी आपने पे करा है बेनिफिट मिल रहा है तब तो वो आपका असेट है, और अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उस जो जीएसटी आपने पे करा है उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा इन फ्यूचर, तो फिर वो आपका एसेट नहीं है, फिर वो आपकी कॉस्ट प्राइस है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। समझ में आई बात यहां तक की? क्लियर है यहां तक का? अब सुनो, और टेक्निकल लैंग्वेज में ये जो जीएसटी आपने पे करा है, ये जो जीएसटी आपने पे करा है इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ये जो भी जीएसटी आप पे कर रहे हो इसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और ये जो जीएसटी आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो तो इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। ये भी यहां पे इसने कलेक्ट करा तो ये क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। समझ में आ गया? यहां तो कोई डाउट किसी को? अब देखो, मैंने आपको बताया था बिफोर 1 जुलाई 2017 there are 64 types of indirect taxes in our country. Indirect taxes in our country, जिसमें से मैंने आपको बताया कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के होते थे और कुछ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे। नाउ आफ्टर 1 जुलाई 2017 गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तो दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो जब 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, और जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद ये सारे टैक्स खत्म हो गए, ये सारे टैक्स खत्म हो गए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोले ये सारे टैक्स अगर हमारे खत्म कर दोगे तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए मतलब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्या होता है, जो आप उसको टैक्स दे रहे हो वो रेवेन्यू है, उसी से वो डेवलपमेंट्स वगैरह के काम करवाती है।
तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? जैसे आपका घर है, तो आपके घर के सामने वो जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी रिपेयर का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, और आपके जो हाईवेज वगैरह हैं, हाईवे वगैरह का कंस्ट्रक्शन और उसकी रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दोगे तो हमारे पास तो रेवेन्यू, हमारा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, और हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा तो हम स्टेट के डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो फिर एक रास्ता निकाला गया उसके लिए भी। क्या रास्ता निकाला गया? 1 जुलाई 2017 को जब ये इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी, तो जितने भी बिजनेसमैन है उनको बोला गया रजिस्ट्रेशन कराना है आपको जीएसटी का। जैसे आपको पता है ना कि हर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का पैन कार्ड होता है, उसका एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये पैन कार्ड। ऐसे ही ये टैक्स पर्पस के लिए बनता है पैन कार्ड। इसी तरीके से जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको बोला गया कि आपको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जीएसटी एक्ट में आपको अपने बिजनेस का क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे मैं ये सपोज करो ये राजस्थान की बाउंड्री है, मैं जयपुर में मेरा बिजनेस है, तो मैंने क्या करा, जयपुर में इस जीएसटी डिपार्टमेंट का उसका रजिस्ट्रेशन कराया। तो जैसे मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया तो मेरे को एक जीएसटी नंबर मिला। ऐसे ही होता है पैन नंबर जैसा, हर पर्सन का वो यूनिक नंबर होता है अपना। तो मेरे को जीएसटी नंबर मिला। तो ये जो जीएसटी नंबर मिला, तो ये रजिस्टर कहाँ पे? जयपुर में रजिस्टर है। जयपुर कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है। यानी अगर मैं जहाँ पे मैंने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसकी स्टेट में अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं, तो परचेज करते समय मैं क्या पे करूंगा? इनपुट जीएसटी पे करूंगा। तो अगर मैं जयपुर में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और और जयपुर का आता है राजस्थान में, तो विद इन अ स्टेट अगर मैं कोई सेल या परचेज कर रहा हूं, तो मेरा ये जो इनपुट जीएसटी है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक कहलाएगा एसजीएसटी और एक कहलाएगा सीजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे सपोज करो जीएसटी की रेट अगर 18% है, अच्छा जीएसटी की रेट क्या क्या है? अभी हमारी कंट्री में 5 रेट्स हैं जीएसटी की, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 रेट्स हैं जीएसटी की अभी हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट, 0, 5, 12, 8 और 28। जनरली जो लग्जरी आइटम्स वगैरह होते हैं उस पर 18 लगते हैं, और जो हमारे असेंशियल गुड्स होते हैं उस पर या तो 0% या 5% जीएसटी लगता है। बाकी इसकी रेट अगर आपको देखनी है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि किन पे 5% लगता है, किस पे 12% और किस पे 18, वो आपको मिल जाएगी वहां पे। तो जैसे 18% है तो इसमें से 9% होगा स्टेट का और 9% होगा किसका? सीजीएसटी का। ठीक है ना? ऐसी अगर आप सेल कर रहे हो विद इन राजस्थान, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल करते समय जो जीएसटी वो कौन सा जीएसटी कहलाता है? आउटपुट जीएसटी। तो अगर विद इन राजस्थान अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सीकर, यानी विद इन राजस्थान अगर आप कोई सेल कर रहे हो, तो सेल करते समय अगर आपने 18% जीएसटी कलेक्ट करा है तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक सीजीएसटी, दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा 9% और 9%। और अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया बिजनेस का? जयपुर में, तो मेरा स्टेट क्या हो गया? राजस्थान। तो अगर मैंने जयपुर में रजिस्ट्रेशन कराया और मैं राजस्थान के बाहर आउट ऑफ स्टेट अगर मैं कोई परचेज कर रहा हूं, तो उस पे जो मैं इनपुट जीएसटी पे करूंगा, आउट ऑफ राजस्थान अगर मैंने कोई परचेज करी है, मैंने सपोज करो मुंबई से, बॉम्बे से, मुंबई से मैंने कोई परचेज करी, तो उसमें वो जो जीएसटी है वो कहलाएगा, जो इनपुट जीएसटी में पे करूंगा वो कहलाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो क्या कहलाएगा? आपका आईजीएसटी कहलाएगा। और मैंने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराया? जयपुर में। और मैं सेल कर रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में मेरा कोई क्लाइंट है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो सेल करते समय कौन सा जीएसटी लूंगा? आउटपुट जीएसटी। तो जो दिल्ली में मैंने जो सेल करा है वो भी मेरा क्या कहलाएगा? आईजीएसटी कहलाएगा। तो ये तो हो गया इनपुट आईजीएसटी, और ये कहलाएगा आउटपुट आईजीएसटी। ये मेरा क्या कहलाएगा? आउटपुट आईजीएसटी कहलाएगा। यानी अगर विद इन अ स्टेट, मतलब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसके विद इन अ स्टेट अगर आप कोई सेल एंड परचेज करेंगे,
तो आपका इनपुट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो इनपुट एस जीएसटी एंड इनपुट सी जीएसटी। और इसी तरीके से विद इन राजस्थान अगर आपने कोई सेल करी है तो आपका आउटपुट जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होगा, डेट इज आउटपुट एस जीएसटी एंड आउटपुट सी जीएसटी। इसी तरीके से अगर आप राजस्थान के, अगर आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया जयपुर में, यानी उसके बाद अगर आप राजस्थान के बाहर से किसी पर्सन से कोई अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो आपका कहलाता है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी तो उसको क्या बोलेंगे, आईजीएसटी, वो कहलाएगा इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी कब होगा, जब आउट ऑफ स्टेट आप कोई परचेज करोगे। और अगर आपने आउट ऑफ स्टेट अगर सेल करी है तो वो जो जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे वो आपका कहलाएगा आउटपुट आईजीएसटी, वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। तो अगर रेट 18% है तो ये पूरा का पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सपोज करो यहाँ पे कलेक्शन करते समय अगर 12% है तो ये पूरा का पूरा 12% का जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे।